दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम चतुर्वेद, धूर्त नौकर और मूर्ख राजा की कथा का अगला भाग श्रवण करेंगे। चलिए कथा श्रवण करें। चूंकि वह यहाँ से पैदल भागा है, इसलिए तुम तीव्र गति वाले घोड़े पर सवार हो चतुर से पहले ही महल में पहुंचकर महल के कर्मचारियों को वह सब समझाओ जो मैंने अभी अभी तुम्हें बताया है। जो आज्ञा मालिक। तुम महल में पहुंचो, पीछे पीछे मैं भी वहां पहुंच रहा हूं। तब मंगल तीव्र गति से दौड़ने वाले घोड़े पर बैठकर महल की ओर चल दिया। शीघ्र ही उसने महल में पहुंचकर महल के तमाम कर्मचारियों को एकत्र कर उनसे कहा, देखो, राजवैद्य जी ने कहलवाया है कि यदि महल में तुम में से कोई भी चतुर को महाराज के साथ देखे तो महाराज के पूछने पर उनसे यही कहना कि चतुर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी ओर छिपता छिपाता चतुर जब राजमहल में राजा जयदेव के समक्ष पहुंचा तो रात हो चुकी थी। महाराज, मैं आपकी सेवा के लिए आ गया हूँ। जैसे ही राजा ने पलट कर देखा, तुम तो मर गए थे। तुम मरकर भूत बन गए हो क्या चतुर? चतुर दौड़कर राजा के पैरों में गिरकर रोने लगा। महाराज, ना आपका यह गुलाम मरा है और ना ही भूत बना है। यह सब राजवैद्य की करतूत है। वे मुझे आपसे दूर करना चाहते थे क्या? हाँ महाराज, यदि आज्ञा दे तो आपको मैं सारी बात बताऊं। हाँ बताओ। तब चतुर ने श्याम शास्त्री के द्वारा स्वयं को तहखाने में कैद कर डालने की घटना को नमक मिर्च लगाकर राजा को बताया। ओह राजवैद्य, श्याम शास्त्री की इतनी हिम्मत! हमारे हितैषी को उसने छल से हमसे ही अलग कर दिया। महाराज, जो सच्चाई थी वह मैंने आपको बता दी। आओ हमारे साथ, हम अभी राजवैद्य को महल में बुलवाकर इस विषय में पूछताछ करते हैं। राजा जब चतुर के साथ कक्ष से बाहर निकला तो श्याम शास्त्री द्वारा सिखाया पढ़ाया एक कर्मचारी सामने आकर राजा से बोला, क्षमा करें महाराज, इस समय अकेले कहाँ जा रहे हैं? कोई काम हो तो इस दास को आज्ञा दें। लेकिन मैं अकेला कहाँ हूँ? चतुर मेरे साथ है। क्या वह तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? यह सुनकर सेवक ने भय से कांपने का अभिनय करते हुए कहा, आप राजा हैं हुजूर, आप ना भी दिखाई देने वाली चीजों को भी देखने की ताकत रख सकते हैं, लेकिन इस सेवक को चतुर तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कह रहे हो सेवक? चतुर तो मेरे साथ खड़ा है। अरे यह सेवक क्या बक रहा है? महाराज, भूत प्रेत भी भला किसी को दिखाई देते हैं? भूत प्रेत? हाँ महाराज, चतुर तो कब का मर चुका है, लेकिन मैं तो जिंदा तुम्हारे सामने खड़ा हूँ सेवक। कुछ सुना तुमने सेवक? चतुर ने तुमसे क्या कहा? महाराज, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। ओह, इसका मतलब तो यह हुआ कि वास्तव में ही मेरे पास चतुर का भूत खड़ा है। हाँ महाराज, ऐसा ही लगता है। अब जल्दी से भागकर चतुर के भूत से अपनी जान बचाइए, वरना उसका भूत आपका अहित कर सकता है। यह सुनते ही राजा वापस पलटकर अपने कक्ष की ओर भाग खड़ा हुआ। महाराज, मेरी बात तो सुनिए। लेकिन राजा को उसकी बात सुनने का कहाँ होश था। उसने तो कक्ष में जाकर ही दम लिया। राजा सोचने लगा, आज भूत से तो मैं अच्छा बचा। इधर कक्ष के बाहर चतुर बहुत चालाक बनता था तू। देख, मैंने तेरी चतुराई का कैसा जवाब दिया है। राजवैद्य जी, मैं मान गया तुम्हें। तुमने तो मुझे मनुष्य से भूत बनाकर रख दिया है। राजवैद्य जी के कहने पर कई सेवक चतुर को पकड़कर उसे राजवैद्य जी के महल में ले गए। कहो चतुर, अब तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? राजवैद्य जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद मैं महाराज को भी कभी लोगों के विरुद्ध नहीं भड़काऊंगा। चतुर अब रो रो कर बार बार वैद्य से दया की भीख मांगने लगा। अच्छा चतुर, मैंने तुम्हें माफ किया। बोल, तेरी क्या इच्छा है? वैद्य जी, मैं पुनः मानव के रूप में लोगों के सामने जाना चाहता हूँ। यह अब कैसे संभव हो सकता है? चतुर के रूप में तुम लोगों की नजरों में मरकर भूत बन चुके हो। लोगों को अब इस बात का यकीन दिलाना मुश्किल है कि तुम भूत नहीं मानव हो। कुछ कीजिए राजवैद्य जी, आप मुझे यूं बेमौत क्यों मार देना चाहते हैं? मैं कान पकड़ता हूँ, आज के बाद किसी भी प्रकार की कोई खुराफात नहीं करूँगा। अच्छा सुनो, तुम्हें अपना वेश, नाम व रूप परिवर्तित करके ही अब शेष जीवन गुजारना पड़ेगा, वह भी मेरे सेवक के रूप में। मुझे मंजूर है राजवैद्य जी। अब चतुर अपने नए नाम महेश के रूप में शास्त्री का सेवक बनकर उसके महल में रहने लगा। महेश, जरा यहाँ आकर ओखली में औषधि तो कूटना। अभी कूटता हूँ मालिक। दिन भर की कड़ी मेहनत करने के बाद जब महेश अर्थात चतुर रात को चारपाई पर लेटता
तब वह सोचता, श्याम शास्त्री, तूने मेरे व्यवस्थित जीवन को बुरी तरह तहस नहस करके रख दिया है। मैं तुझसे एक दिन इस बात का बदला अवश्य लूंगा। एक दिन मौका पाकर उसने श्याम शास्त्री की तिजोरी से स्वर्ण मुद्राओं की कई थैलियां चोरी से निकाल ली। तत्पश्चात वह थैलियों को लेकर एक वन में तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक, ये स्वर्ण मुद्राएं मेरी ओर से भेंट में स्वीकार कीजिए। हम तुमसे प्रसन्न हुए। कहो, किस इच्छा को लेकर हमारे पास आए हो? तांत्रिक सम्राट, मैं राजा जयदेव को राजवैद्य के विरुद्ध इस सीमा तक भड़काना चाहता हूँ कि राजा जयदेव उस वैद्य के खून का प्यासा हो जाए। यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। तांत्रिक ने जलती हुई आग में लोबान डाला। तत्पश्चात मन ही मन में कुछ मंत्र बोले। फिर हवन कुंड की चुटकी भर राख महेश उर्फ चतुर को देते हुए बोला, इस अभिमंत्रित की हुई राख को जैसे भी हो सके राजा जयदेव की पीठ पर छिड़क देना। ऐसा करने के पश्चात राजा जयदेव ऐसे दृश्य को देखेगा जिस दृश्य में राजवैद्य उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा होगा। ओह, तब तो मेरा काम बन जाएगा। महेश उर्फ चतुर उसी रात मौका पाकर राजमहल में राजा के पास पहुंचा। कौन हो तुम? महाराज, मैं आपका हितैषी हूँ। मैं आपको यह बताने आया हूँ कि राजवैद्य श्याम शास्त्री जी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं। यह तुम क्या बक रहे हो? श्याम शास्त्री जी तो बहुत ही नेक इंसान हैं। वे भला हमारे विरुद्ध षड्यंत्र क्यों रचेंगे? महाराज, आप बहुत भोले हैं। आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है ना? आप इसी समय मेरे साथ राज्य की सीमा पर चलिए। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि राजवैद्य श्याम शास्त्री आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते रचते किस सीमा तक नीचे गिर गया है। ओह, ऐसा? ठीक है, हम अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। अगर यह बात झूठी निकली तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। नहीं महाराज, आप मेरे साथ चलकर एक बार इस दृश्य को देख लें। कुछ देर बाद ही महेश उर्फ चतुर राजा जयदेव के साथ राज्य की सीमा की ओर जा रहा था। मौका अच्छा है। अब मुझे तांत्रिक द्वारा आमंत्रित की गई राख राजा की पीठ पर डाल देनी चाहिए। उसने तुरंत ही चुटकी भर राख राजा की पीठ पर डाल दी। कुछ दूर जाने पर, महाराज रुकिए और इस झाड़ी की दूसरी ओर झांक कर देखिए। जयदेव ने ऐसा ही किया। ओह, राजवैद्य श्याम शास्त्री पड़ोसी देश कालिंद नगर के राजा वीरसेन के साथ क्या कर रहे हैं? धीरे बोलिए महाराज, ध्यान लगाकर जानने की कोशिश की जाए कि यह दोनों क्या वार्तालाप कर रहे हैं। राजा वीरसेन बोला, यदि मैं आपको जयदेव के महल के गुप्त रास्तों के विषय में बता दूं तो मुझे बदले में क्या पुरस्कार मिलेगा? पुरस्कार? तब हम तुम्हें रमनपुर राज्य जीतने पर रमनपुर का प्रधानमंत्री बना देंगे श्याम शास्त्री जी। ओह, वास्तव में ही श्याम शास्त्री मेरे शत्रु वीरसेन के साथ मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है। बेचारे राजा जयदेव को क्या मालूम कि इस समय यह जिन श्याम शास्त्री व राजा को देख रहे हैं वे असली ना होकर मायावी हैं। यह सब तांत्रिक द्वारा दी गई मंत्रित राख के द्वारा संभव हो सका है। महाराज, मैंने अपनी बात सच साबित कर दी है। अब यहाँ से चलिए। मैं इस धूर्त श्याम शास्त्री को मजा चखाने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। ऐसा अनर्थ ना करना महाराज। इस समय वह अकेला नहीं है, उसका साथी भी उसके पास है। जबकि आप अकेले हैं, आप महल लौटकर श्याम शास्त्री को महल में बुलवाइए और तब उसके किए की सजा वहीं दीजिए। हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। महल में पहुंचकर राजा जयदेव ने श्याम शास्त्री को अपने महल में बुलवाया। श्याम शास्त्री, हम तुम्हें मौत की सजा का हुक्म सुनाते हैं। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मेरा कसूर क्या है जो आप मुझ निर्दोष को मौत की सजा सुना रहे हैं? महाराज, मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचने के पश्चात भी तुम मुझसे अपना कसूर पूछ रहे हो। श्याम शास्त्री, तुम मेरे शत्रु राजा वीरसेन से मिलकर मेरी हुकूमत को खत्म करना चाहते थे। यह मुझ पर बिल्कुल झूठा आरोप लगाया गया है महाराज। मैंने आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र नहीं रचा। चुप रहो और मरने को तैयार हो जाओ। राजा जयदेव पर इस समय शैतान सवार है और इसलिए वह मुझे बिना मारे नहीं छोड़ेगा। मरना तो मुझे है ही, मरते मरते इसको भी इसकी मूर्खता की सजा क्यों ना देता जाऊं। यह सोचकर उसने महाराज से कहा, महाराज, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं खुशी से अपना सिर कटवाने को तैयार हूँ। लेकिन मुझे 2 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं अपना सामान व औषधियाँ ठिकाने लगा सकूं। ठीक है, हम तुम्हें 2 दिन की मोहलत देते हैं। महल से लौटने पर जब श्याम शास्त्री परेशान से अपने कक्ष में पहुंचा, अरे यह किसका पत्र है? वह पत्र उठाकर पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, श्याम शास्त्री, तूने मुझे जीते जी मार डाला था, उसका बदला मैं तुमसे ले चुका हूँ। मैंने राजा जयदेव को तेरे विरुद्ध भड़का दिया है। अब तू भी मरने को तैयार हो जा, तुम्हारा चतुर। पत्र पढ़कर श्याम शास्त्री स्तब्ध रह गया।
तो यह सब चतुर का किया धरा है। उसने तत्काल ही महल में चतुर की खोज की, पर उसे असफलता ही हाथ लगी। लगता है अपनी चाल चलकर चतुर यहाँ से 9-2-11 हो गया है। वह उसी समय एक विशेष औषधि तैयार करने में जुट गया। इस औषधि को पीने से मरने के 5 मिनट बाद तक मेरे कटे सिर में जीवन रहेगा। सुबह होते होते औषधि बनकर तैयार हो गई। तत्पश्चात उसने औषधि पी ली। अब वह एक खाली पृष्ठों की पुस्तक के पृष्ठों पर एक विशेष रसायन लगाने में जुट गया। 2 दिन की अवधि बीतने के पश्चात उसे वध स्थल पर लाया गया तो वह पुस्तक उसके हाथ में थी। महाराज, आप दूसरे के बहकावे में आकर मुझ पर जुल्म करने जा रहे हैं, इसलिए मेरे दिल में आपकी तरफ से कोई मैल नहीं है। मैं पहले की ही भांति अब भी आपका भला चाहने वाला हूँ। मरने से पहले मैं आपको यह कीमती किताब भेंट में देना चाहता हूँ। इस किताब में क्या लिखा है? महाराज, इस किताब में ऐसे ऐसे नायाब नुस्खे लिखे हैं कि अगर आप उन पर अमल करेंगे तो आपको जिंदगी भर कोई रोग ना होगा और आप कम से कम 300 साल तक जीवित रहेंगे। ऐसा क्या? हाँ महाराज, लेकिन इस पुस्तक की बहुत सी बातें समझने में आपको कठिनाई होगी, इसलिए आप ऐसा करना कि जब मेरा सिर कट जाए तो उसे एक थाल में अपने पास रख लेना। मेरे कटे हुए सिर में पूरे 5 मिनट तक जिंदगी रहेगी। तब आपको इस किताब की जो भी बात समझ में नहीं आएगी, उस बात को मेरा कटा सिर 5 मिनट की अवधि तक बताता रहेगा। जयदेव ने श्याम शास्त्री की बातों को बड़े ही आश्चर्य के साथ सुना। तत्पश्चात उससे वह किताब ले ली। तत्पश्चात उसके एक ही इशारे पर जल्लाद ने श्याम शास्त्री की गर्दन फरसे से एक ही बार में अलग कर दी। श्याम शास्त्री का सिर उसके धड़ से कटकर जमीन पर जा गिरा। तब जयदेव ने उसके कटे सिर को थाल में रखवा दिया। अरे यह क्या! थाल में रखते ही कटे सिर से खून बहना बंद हो गया। अगले ही पल श्याम शास्त्री के कटे सिर ने आंखें खोली। महाराज, किताब उठाइए और किताब का 11वां पन्ना खोलिए। जयदेव ने किताब का 11वां पन्ना निकालना चाहा। अरे किताब के पन्ने तो आपस में चिपके हुए हैं। जयदेव ने अपनी उंगलियों को होठों से लगाकर किताब के चिपके पन्ने छुड़ाने लगा। ओह, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है! एक एक कर जब उसने किताब के 11 पन्ने खोले, अरे किताब का 11 पन्ना तो बिल्कुल ही कोरा है। महाराज, अगले 11 पन्ने भी आपस में चिपके हुए थे। जयदेव उन्हें मुंह में उंगली देकर छुड़ाने लगा। अभी वह 4-5 पृष्ठ ही छुड़ा पाया था कि वह चकराकर जमीन पर गिर पड़ा। हलक में कांटे चुभ रहे हैं मेरे, कोई मेरी मदद करो। इतना कहकर वह तड़पने लगा। तब वैद्य के कटे हुए सिर ने कहा, जालिम जयदेव, मुझ बेकसूर पर जुल्म ढाने का क्या नतीजा होता है, अच्छी तरह देख। अब मर तू भी। इतना कहने के बाद ही वैद्य का सिर शांत हो गया और राजा जयदेव के भी प्राण पखेरु उड़ गए। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को अधिक से अधिक शेयर करें। जय श्री राम।